हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मेसी इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि फार्मेसी इंडिया स्टार्ट कर चुका है अपनी फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज। और ये जो हमारी सीरीज है ये है फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए, दोनों ही सेंट्रल लेवल एग्जाम और हमारा स्टेट लेवल एग्जाम। सो 2 पार्ट्स इसके ऑलरेडी आ चुके हैं सीरीज के। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 3rd पार्ट फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज जनरल फार्माकोलॉजी। इस सेशन में होंगे आपके टोटल 50 एमसीक्यू, जिसके अंदर हम ईच एंड इंडिविजुअल एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे विद देयर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू, आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज देयर इन योर स्क्रीन। सो ये रहा पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग? लीवोडोपा, एनालप्रिल, डिपिवेफ्रिन और एमोक्सिसिलिन। सो व्हाट इज प्रोड्रग? प्रोड्रग क्या होता है? ऐसा ड्रग जो क्या है आपका इनएक्टिव, जिसको आप लेने के बाद, एडमिनिस्टर करने के बाद वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट। ठीक है, बॉडी में लेने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर। तो इनमें से कौन सा है जो कि प्रोड्रग है? ऑप्शंस आर लीवोडोपा, एनालप्रिल, डिपिवेफ्रिन एंड एमोक्सिसिलिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एमोक्सिसिलिन। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल है सभी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अलोंग विद देयर एक्टिव मेटाबोलाइट्स, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू कैन सी लीवोडोपा, एनालप्रिल, डिपिवेफ्रिन ऑल आर प्रोडक्ट्स। ओके, अब यहाँ पे जो एनालप्रिल है आप इसको एस इनहिबिटर्स भी कर सकते हो। ऑल एस इनहिबिटर्स आर प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट 2 दैट इज कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। ठीक है, एक्सेप्ट दीस 2 सभी जो आपके एस इनहिबिटर्स है ऑल आर प्रोडक्ट्स। Clear? Now let's move on to the next question. Essential drugs are life-saving drugs, drugs that meet the priority healthcare needs of population, drugs that must be present in emergency bag of a doctor, or drugs that are listed in the pharmacopoeia of country. So, essential drugs से आप क्या समझते हैं? वो life-saving drugs हैं, ठीक है, या फिर majority of the population की जो healthcare needs को meet करते हैं, या फिर जो emergency bag के अंदर present होते हैं डॉक्टर की, यानी कि जो emergency drugs होते हैं, या फिर ड्रग्स दैट आर लिस्टेड इन द फार्माकोपिया ऑफ द कंट्री। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है रिगार्डिंग द एसेंशियल ड्रग्स? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थकेयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। दिस वाज द डेफिनेशन फॉर द एसेंशियल ड्रग्स गिवन बाय द WHO। ठीक है, सो दिस इज द राइट डेफिनेशन, राइट स्टेटमेंट फॉर द एसेंशियल ड्रग्स। वो ड्रग जो कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की हेल्थकेयर नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, दे आर द एसेंशियल ड्रग्स। क्लियर? So now let's move on to the next question. An orphan drug is, ठीक है, orphan drug, orphan का मीनिंग क्या होता है? Something which is rare। ठीक है, तो an orphan drug is, orphan drug क्या होता है? A very cheap drug, a drug which has no therapeutic use, काफी cheap drug या फिर जिसकी कोई therapeutic use ही ना हो। A drug needed for the treatment or prevention of a rare disease, कोई किसी rare disease मतलब जो हजारों में से किसी एक को, मतलब इस टाइप की कोई डिजीज हो वो, या a drug which act on orphan receptors। तो इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन है? जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑर्फन ड्रग क्या होता है हमारा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? टेल मी। सो इसका राइट जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज अ ड्रग नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो now let's move on to the next question. A drug administered through the following route is most likely to be subjected to first pass metabolism। इनमें से कौन सा रूट है? पहले सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली। ठीक है, समटाइम्स नॉट एक्सेप्ट दीज टर्म्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे आपसे बहुत, जैसे जिन टर्म्स को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर आप उनको नहीं देखोगे तो आप पूरे ऑप्शन पूरा सही करने के बाद भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। आपको पता होते हुए भी आप गलत ऑप्शन टिक कर दोगे। ठीक है, सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा रूट है जिससे मैक्सिमम अमाउंट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन, मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड सर्कुलेशन में वो पहुंचता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है बीच में ब्लड सर्कुलेशन जाने से पहले कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपके लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्लियर? सो कौन सा ऐसा रूट है जिससे सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है? तो द ऑप्शन इज, व्हाट इज द ऑप्शन गाइस? द राइट ऑप्शन इज ओरल। ठीक है, ओरल ड्रग्स रूट जो होता है इट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्लियर? देयरफॉर इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है इज लेस एज कंपेयर टू अदर रूट्स। डन? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे, इनमें से कौन सा ड्रग है, कौन सी प्रिपरेशन है जो कि इंट्रानेजल रूट से ली जाती है? ऑप्शंस हैं आपके एड्रेनालिन, डेस्मोप्रेसिन, प्रोप्रेनोलॉल और हेपेरिन. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट फ्रेंड्स? सो द राइट ऑप्शन इज डेस्मोप्रेसिन. ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं कि जो बाकी अदर ड्रग्स हैं वो कौन कौन से रूट से लिए जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है हेपेरिन. यू ऑल नो कि ये क्या है, हमारा एंटीकोगुलेंट ड्रग है. ये हमारा लिया जाता है बाय पैरेंटरल रूट से. नेक्स्ट आपका प्रोप्रानोलॉल विच इज अ बीटा ब्लॉकर, और ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये आपका दिया जाता है ओरल या फिर इंट्रावेनस रूट से. फिर आता है हमारा डेस्मोप्रेसिन जो कि वैसोप्रेसिन का एनालॉग है, और ये किया जाता है डायरेक्टली, यानी कि आपके एक्सक्रीशन जो हो रहा है वाटर का यूरिन के थ्रू उसको रिड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो ये दिया जाता है आपका ओरल, इंट्रावेनस एंड इंट्रानेसल रूट से. आफ्टर दैट एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनालिन भी बोल सकते हो आप, इज एन एड्रेनर्जिक एजेंट एंड कार्डियक स्टिमुलेंट. ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय सबक्यूटेनियस एंड आईएम रूट. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो आपके इससे भी पूछे जाते हैं एपिनेफ्रिन से कि ये कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है. बेसिकली सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर, and more preferably by intramuscular when there is a condition of anaphylactic shock. Clear? So now moving on to the next question. Active transport of a substance across biological membranes has the following characteristics except. जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंस का, वो उसकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्सेप्ट, मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उसकी नहीं है. ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आप सबको पता होना चाहिए. ठीक है, दो तरह का हमने मल्टीपल टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं. जब भी आप किसी ड्रग को लेते हो तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है. ठीक है, अलग अलग मेथड से, पैसिव डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से, पिनोसाइटोसिस से. सो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा कैरियर मीडिएटेड. कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो कैरियर्स होते हैं वो आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके एक साइड से मेम्ब्रेन के दूसरी साइड तक लेकर जाते हैं. और ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं कैरियर्स. इट इज अ सैचुरेबल प्रोसेस. ओके, एंड इट इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस. हर ड्रग का एक पर्टिकुलर, हर किसी कंपाउंड का एक अपना एक स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल होता है कि वो उसी को कैरी करेगा. सो इट इज स्पेसिफिक, इट इज सैचुरेबल. एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन और फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है ये होता है आपका मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. तो जब आपको लो से हाई पे जाना हो तो क्या चाहिए आपको, एनर्जी. सो देयरफॉर इट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी. सो कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर है जिसपे डिपेंड नहीं करता, इट इज विच इज द राइट ऑप्शन, बी. ओके, इट इज पीएच डिपेंडेंट. दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज द रॉन्ग ओके स्टेटमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, select the route of administration which carries the highest risk of adversely affecting vital organs या vital functions. So इनमें से कौन सा ऐसा रूट है, जितने भी ऑप्शंस में दे रखे हैं, कि उनसे आप अगर ड्रग लोगे तो आपकी जो वाइटल फंक्शंस है, वाइटल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, बहुत ही जरूरी आपकी बॉडी को सस्टेन करने के लिए जो वाइटल फंक्शन, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया आपका, फिर किडनी फंक्शन हो गया, तो ये सारे फंक्शन बहुत ही मतलब उनको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं. कौन से रूट से अगर आप लोगे तो ऑप्शन है आपके इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, इंट्राथीकल इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. सो विच इज द राइट ऑप्शन फ्रेंड्स? सो द राइट ऑप्शन इज इंट्रावीनस इंजेक्शन. ठीक है, अब देखो इंट्रावीनस इंजेक्शन आंसर क्यों है, क्योंकि इंट्रावीनस मींस डायरेक्टली आप वेन्स के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो ड्रग्स को, डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो. सो ब्लड डायरेक्टली हमारा हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन जो कि वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया आपका, किडनी हो गई, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, तो वहां पे जाके ड्रग्स एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड इट कैन कॉज, मैक्सिमम चांसेस है कि वहां पे जाके ड्रग में एडवर्स रिएक्शन शो करें. क्लियर? बेसिकली अगर आपका ड्रग नैरो थेरेप्यूटिक बेस्ड है. सो नाउ I hope this is clear to you friends. So now let's move on to the next question. Which of the following is weakly acidic drug? इनमें से कौन सा है जो कि weakly acidic drug है? तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि हमारे जितने भी ड्रग्स हैं, they are either weak acids. ठीक है, जो भी हमारे ड्रग्स हैं either weak acids और they are weak bases. ठीक है, अब देखो आप इतने सारे ड्रग्स हैं हमारे अनलिमिटेड, आप उनको याद तो नहीं कर सकते कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, कर भी सकते हो कुछ को. ठीक है, कुछ को अपने ये जो हमारी है मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसके थ्रू अगर आपने स्टडी किया है तो उसमें भी कुछ चीजें याद हो जाती है, लेकिन आप हर ड्रग को याद नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आपको सॉल्ट फॉर्म में गिवन है ना, सॉल्ट दे रखा है ड्रग का. तो यहाँ पे देखो एक चीज याद कर लो आप कि जो हमारे एनाइंस होते हैं, एनाइंस जो होते हैं दे आर
एसिडिक। और जो कैटाइंस का नेचर होता है, कैटाइंस आपके होते हैं बेसिक। क्लियर? अब यहाँ पे देखो आप, ये है आपका एक्टिव मेटाबोलाइट, एट्रोपिन, क्लोरोक्विन, एफेड्रिन, ये के साथ में आयन जुड़ा हुआ है, तो सॉल्ट जो है इनका। तो आप इसको भूल जाइए, इसको आपको नहीं पता भी एट्रोपिन बेसिक है, एसिडिक है, क्लोरोक्विन क्या है, तो हम इसके जो साथ में लगा हुआ है आयन, इसको चेक करते हैं। सल्फेट क्या होता है? SO4 -, फॉस्फेट क्या होता है? PO4 -, हाइड्रोक्लोराइड HCl, सोडियम Na+। तो देखो अब हमारा जो सॉल्ट होता है वो एनायन और कैटायन का कॉम्बिनेशन है ना, तो सोडियम क्या है हमारा? कैटायन। यहाँ पे क्या होगा? ये एनायन, बाकी क्या होंगे? कैटायन, क्योंकि इनके साथ एनायन जुड़ा हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एनायन होगा वो क्या होगा? एसिडिक। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन, कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। फिनाइल सोडियम इज वीकली एसिडिक। ठीक है, आई होप कि आप कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोड्रग इज द, एक प्रोड्रग जो है वो क्या है? ठीक है, प्रोड्रग हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी पीछे डिस्कस, ठीक है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था प्रोड्रग का। सो अ प्रोड्रग इज द प्रोटोटाइप मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ ड्रग्स, द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ ड्रग्स, an inactive drug that is transformed in the body in an active metabolite, a drug that is stored in the body tissues and is then gradually released in the circulation. So product मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, याद आ गया मुझे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके अंदर पूछा गया था which among the following is a product। वहां पे देखो, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, मैंने वहां पे भी बताया था कि इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव मॉइटी और इनएक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट which after administration get converted into the active metabolite। क्लियर? सो कौन सी ऑप्शन, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? अब आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। टेल मी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, an inactive drug that is transformed in the body to an active metabolite। क्लियर? व्हाट इज प्रोडक्ट? सो यहाँ पे एक टेबल मैंने आपको मेंशन किया है जिसके अंदर सभी आपके प्रोडक्ट्स हैं along with a trick। तो यहाँ पे जो ट्रिक है, ऑल प्रेफर डूइंग MD इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, हर किसी वर्ड का क्या है आपका पर्टिकुलर ड्रग्स हैं जो कि आपके क्या है? प्रोडक्ट। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी पहले भी, कि एक्सेप्शन क्या है इसका? कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल है, लिसिनोप्रिल, ये नहीं है प्रोडक्ट, बाकी सारे इसे लिमिटेड प्रोडक्ट है। रेस्ट आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सभी इसके अंदर जितने भी ड्रग्स हैं ऑल आर प्रोडक्ट्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरीली बाय। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैं, जितने भी हमारे मैक्सिमम ड्रग्स हैं, वो हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो कैसे क्रॉस करते हैं? ठीक है, आप देखो सिंपल सी चीज है, मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा था, उनमें से मोस्ट कॉमन कौन सा था? कौन सा कॉमन था? मतलब ज्यादातर ड्रग्स कौन से पाथवे को फॉलो करते हैं हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए? दे फॉलो विच ट्रांसपोर्टेशन, विच मेथड? मल्टीपल है ना, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशन। सो जिससे हमारे मैक्सिमम करते हैं दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। करेक्ट? पैसिव डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है? हमारा मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। देन सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन होगा सेल का, मतलब मूवमेंट होगा सेल का, ठीक है, इज डिपेंडेंट अपॉन मूवमेंट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्या वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा सेल की? इज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड बाय केमिकली रिलेटेड ड्रग। मान लो उस ड्रग के साथ एक और उसके जैसा ही हमने कोई ड्रग दे दिया, क्या उससे इफेक्ट होगा? तो मतलब उससे असर पड़ेगा और कम हो जाएगा उसका मूवमेंट। या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका, इज इफेक्टेड बाय एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ड्रग, यानी कि जो ड्रग आपने लिया है उसका आयनाइजेशन पर डिपेंड करेगा उसका डिफ्यूजन की कितना आयनाइज, ज्यादा आयनाइज होगा या कम आयनाइज होगा, उस पर डिपेंड करेगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन है, एग्जिबिट सैचुरेशन काइनेटिक्स। ठीक है, तो देखो डिफ्यूजन दे रखा है सेफ टर्म, ठीक है, तो डिफ्यूजन मींस आप इसको क्या है ये, मतलब पैसिव डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन जो होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप ऑप्शंस, उसका जो आंसर है वो अच्छे से आप टिक कर सकते हो, राइट। सो इज डिपेंडेंट अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता, एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। इज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड। नो, इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय केमिकली रिलेटेड ड्रग, क्योंकि इसके अंदर सैचुरेशन काइनेटिक के कैरियर नहीं होता जो ड्रग को लेके जाए। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नॉट राइट। इज अफेक्टेड बाय एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ए ड्रग, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। या फिर फोर्थ है एग्जिबिट सैचुरेशन काइनेटिक। सैचुरेशन काइनेटिक पैसिव डिफ्यूजन नहीं शो करता। राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका फ्रेंड्स? कौन सा हमारा ऑप्शन राइट हुआ इसका? ऑप्शन हुआ हमारा सी, is affected by extent of ionization of drug molecules। क्लियर?
आप देखो समझते हैं इसको। एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन का मतलब है, देखो हमारी जो मेम्ब्रेन्स है वो क्या है, लाइपोफिलिक यानी कि लिपिड नेचर की है ना, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है। तो जो भी हमारा ड्रग जितना कम आयनाइज होगा ना, जितना ज्यादा कम आयनाइज होगा, यानी कि कम आयनाइज का मतलब है मोर लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, तो उतना ही ज्यादा वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। क्लियर? सो इसीलिए मोर विल बी द आयनाइजेशन, लेस विल बी द डिफ्यूजन। समझ आया कंसेप्ट आपको? ठीक है, जितनी ज्यादा जो आयनाइजेशन है आपकी, आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, more will be the ionization, less will be the passive diffusion of the drug. Clear? Now let's move on to the next question. Which of the following drug is most likely to be absorbed from the stomach? अब देखो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आता है कि आपका स्टमक से कौन सा ड्रग एब्जॉर्ब होगा। स्टमक का पीएच क्या होता है आपका? एसिडिक। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं पूछ रही हूँ आपसे, 3 होता है, 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है, कितना होता है, मैं आपको स्पेसिफिक नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो स्टमक का पीएच होता है हमारा एसिडिक, क्योंकि स्टमक के अंदर आपकी एसिड प्रेजेंट होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी वजह से पीएच क्या होता है? लो। सो वहां से आपका कौन सा ड्रग है? अब देखो लाइक डिसॉल्व, लाइक हमने स्टेटमेंट काफी बार पढ़ी है, सुनी भी है, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो सिंपल सी चीज है, लाइक एब्जॉर्ब मतलब जैसा एनवायरमेंट होगा वहां से वैसी ही चीज ज्यादा एब्जॉर्ब। जैसे कि आपका स्टमक का पीएच क्या है? एसिडिक, स्टमक से एसिडिक है, तो स्टमक से जो एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो स्टमक की हमारी मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके ब्लड में जो ड्रग जाएगा, कौन सा जाएगा? मैक्सिमम स्टमक से एसिडिक ड्रग। ठीक है, एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। क्लियर? और जो आपका इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है? बेसिक। ठीक है, तो बेसिक, वहां से बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब होंगे, बेसिक ड्रग जो एब्जॉर्ब होंगे कहां से होंगे? आपके इंटेस्टाइन से। क्लियर? सो अब यहाँ पे हमें पता करना है कि भाई अब हमें ड्रग से रखिए, हमें नहीं पता कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक। पीछे मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था जिससे आप पता लगा सकते हो कौन सा ड्रग हमारा एसिडिक है और बेसिक है। तो अगर आपको पता लग जाए इनमें से कि एसिडिक ड्रग कौन सा है तो आप आंसर कर दोगे, क्योंकि एसिडिक ड्रग ही कहां से एब्जॉर्ब होगा? आपके स्टमक से। क्लियर? सो अब चलो देखते हैं, सल्फेट है हमारा, ठीक है, सल्फेट, ओके, सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्लोराइड। नाउ आई गेस कि आप आंसर कर सकते हो इसका। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका एनाइन होगा, आपका जो एक्टिव मॉइटी है, जो ड्रग है हमारा, ड्रग मॉइटी जो है, अगर उस पे चार्ज क्या होगा? एनाइन होगा, मतलब वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, एनाइनिक नेचर का होगा, तो उसका नेचर क्या होगा? आपका एसिडिक। ठीक है, तो इनमें से ये है आपके एक्टिव मॉइटी और ये आपके साथ में जो आपका आयंस जुड़े हुए हैं इसके। सो ये है आपका नेगेटिव कौन सा होगा? एनाइन कौन सा होगा? डिक्लोफेनिक। क्लियर? या फिर आप दूसरा इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, डिक्लोफेनिक जो है वो आपकी कौन सी कैटेगरी में आता है? एनसेड्स। ठीक है, एनसेड्स कैटेगरी में, जो कि सभी क्या होते हैं? एसिडिक ड्रग्स। नॉन स्टीरॉयड और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ये क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं सभी ड्रग्स। सो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज डिक्लोफेनिक सोडियम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a weakly acidic drug? So guys, इनमें से कौन सा है जो कि weakly acidic drug है? सेम चीज है, सेम कंसेप्ट है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। ओके, सो आई एम लीविंग दिस ऑप्शन टू यू। So the right option is phenytoin sodium is the weakly acidic drug. So here is the next question, bioavailability of drug refers to। बायोअवेलेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? देखो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने कोई ड्रग लिया, ठीक है, कोई ड्रग एडमिनिस्टर किया, वो ड्रग उसी फॉर्म में, अनचेंज फॉर्म में आपके ब्लड तक पहुंचता है, कितने अमाउंट में? जितना ज्यादा पहुंचा उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी? बायोअवेलेबिलिटी। सपोज आपने 5 mg लिया, ठीक है, सपोज आपने 5 mg ड्रग लिया और लेने के बाद क्या हुआ? वो जो ब्लड में पहुंचा, ब्लड में कितना पहुंचा? 4 mg ड्रग, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या है? ये। ठीक है, यानी कि ब्लड के अंदर जो उसका अमाउंट है वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी। क्लियर? सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें देखते हैं हम कौन सा सही ऑप्शन है। परसेंटेज ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म। ओके, सेकंड ऑप्शन है आपका रेशियो ऑफ ओरल टू पेरेंटल डोज, रेशियो ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग टू दैट एक्सक्रीटेड इन द फीसेस, और रेशियो ऑफ द ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन टू दैट ऑफ एक्सक्रीटेड एज मेटाबॉलिट्स। तो इनमें से जैसा मैंने आपको अभी समझाया, आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड, जो आपने ड्रग लिया है, इंटेक किया, उसका कितना अमाउंट आपके ब्लड में गया, उसकी परसेंटेज। ठीक है, दैट इज नोन एज द बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, दूसरा एक इसका यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स मेंशन किए हैं बायो से रिलेटेड। सो बायोअवेलेबिलिटी रेफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम डोजेज फ्रॉम एडमिनिस्टर्ड बाय एनी, किसी भी रूट से आपने लिया हो, चाहे ओरल लिया हो, सबक्यूटेनियस लिया हो, ठीक है, किसी भी रूट से लिया हो आपने ड्रग, उसकी वो परसेंटेज जो आपकी ब्लड तक पहुंचती है अनचेंज फॉर्म में, दैट इज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। क्लियर?
इट इज डिटरमाइंड बाय, अब देखो कई बार एमसीक्यू में यहाँ पे तो आपको पूछ लिया बायोअवेलेबिलिटी की डेफिनेशन, कभी कभी पूछ सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी का जो कर्व होता है वो किस किस के बीच में होता है। सो बायोअवेलेबिलिटी का जो ग्राफ होता है इट इज बिटवीन द कंसंट्रेशन टाइम कर्व, इट इज कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेड ऑन योर वाई एक्सिस एंड टाइम represented on your x axis. Clear? So this is bioavailability. Now next is bioavailability of drug injected IV is 100%. IV यानी कि आप डायरेक्ट वेन्स के अंदर, आप ब्लड के अंदर जब ड्रग को इंजेक्ट करते हो तो मैक्सिमम जितना कि आपने डायरेक्ट पूरा की पूरा ब्लड में गया, तो उस केस में जो आपकी बायोअवेलेबिलिटी होती है इट इज 100% बाय IV route. Clear? Maximum. Now move on to the next question. Weakly acidic drugs, जो वीकली एसिडिक ड्रग्स होते हैं आर बाउंड प्राइमरीली टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा, आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन, आर हाईली आयनाइज्ड इन द गैस्ट्रिक जूस, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। जो वीकली एसिडिक ड्रग होंगे आपके, उनके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? देखो आर बाउंड प्राइम टू अल्फा 1। अब देखो आपके दो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, एल्ब्यूमिन एंड अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। वैसे तो और भी प्रोटीन्स होते हैं लेकिन जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो वो कौन से होते हैं? क्योंकि जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे उनसे ज्यादा इंटरेक्शन होगा। सो एल्ब्यूमिन आपका अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, क्लियर? सो यहाँ पे दे रखा है कि जो वीकली एसिडिक ड्रग है वो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्कलाइन यूरिन। एल्कलाइन यूरिन अगर आपका होगा तो उससे एक्सक्रीट हो जाएंगे। आर हाईली आयनाइज्ड इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस यानी कि आपके स्टमक में जो होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा आयनाइज्ड होंगे। या फिर डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे। तो देखो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि जो वीकली एसिडिक ड्रग है दे आर बाउंड टू द एल्ब्यूमिन। ए से एसिडिक ड्रग, ए से एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हैं ना कि अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं आपके बेसिक ड्रग्स, ठीक है। सेकंड है आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्कलाइन यूरिन। तो देखो यूरिन का जो पीएच होता है इट इज एसिडिक, ठीक है। अब आपका क्या है, अगर हमने क्या किया, सपोज आपको किसी एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हो गई, तो हमें क्या करना है, जो मतलब वो जो ड्रग है आपकी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको आपको निकालना है बॉडी से। निकालना है बॉडी से तो उसको आयनाइज करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर वो अनआयनाइज होगा तो एब्जॉर्ब होगा ना, बाहर एक्सक्रीट नहीं होगा बॉडी से। यूरिन क्या है आपका? आयनाइज्ड होता है, वाटर प्रेजेंट होता है मैक्सिमम अमाउंट में, तो आपको क्या करना है, उसको आयनाइज करना है। अब आयनाइज कैसे होगा? अगर आपका ऑपोजिट पीएच का, आपने एल्कलाइन नेचर का कोई ड्रग दे दिया तो उसमें क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा आपका ड्रग और उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी और क्या होगी, एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, क्लियर? सो जो ऑप्शन बी है वो हमारा थोड़ा ठीक लग रहा है हमको, ठीक है, थोड़ा क्या इट इज करेक्ट। लेकिन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आर हाईली आयनाइज्ड इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में आयनाइज नहीं होते, दे आर नॉन आयनाइज्ड। एसिडिक ड्रग्स एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड होंगे, इसलिए वो वहीं से ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, ठीक है। एसिडिक ड्रग आर आयनाइज्ड इन बेसिक पीएच, ऑपोजिट। डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इट इज आल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। क्रॉस कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनके एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन पे। आयनाइजेशन कम होगा तो क्रॉस करेंगे, ज्यादा होगा तो नहीं क्रॉस करेंगे, क्लियर? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन द एल्कलाइन यूरिन। इसलिए अगर एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए तो आपको एल्कलाइन क्या करना पड़ेगा, यूरिन क्या करना पड़ेगा, एल्कलाइन, जिससे कि जो हमारा ड्रग है वो आयनाइज हो जाए और वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। डन? So now let's move on to the next question. If the total amount of a drug present in the body at a given moment is 2.0 gram and its plasma concentration is 25 microgram per ml, its volume of distribution is. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। सो आप तभी इसको आंसर कर पाओगे व्हेन यू नो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब हम ड्रग को लेते हैं, लेने के बाद वो कहाँ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाए। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी ब्लड से वो आपके टारगेट टिश्यूज में जाए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर? अब यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है आपका। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का? ड्रग एडमिनिस्टर्ड अपॉन में प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, ठीक है। आपने जो एडमिनिस्टर किया ड्रग की कंसेंट्रेशन और यहाँ पे प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पे है आपका प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, तो ये 25 माइक्रोग्राम पर एम, 25 माइक्रोग्राम पर एमएल। और ड्रग एडमिनिस्ट्रेड यानी कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ड्रग की वो क्या है आपकी 2 ग्राम, तो ये हो गया आपका 2 ग्राम। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। लेकिन आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, एक आपको दे रखा है ग्राम में और दूसरा आपको दे रखा है माइक्रोग्राम पर एमएल, यानी कि और आंसर क्या देगा लीटर्स में। इसका मतलब आपको माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड यू कैन इजीली सॉल्व द आंसर, क्लियर? सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर है आपका 80 लीटर्स, क्लियर? So now moving on to the next question, friends.
मार्क रीडिस्ट्रीब्यूशन इज अ फीचर ऑफ, रीडिस्ट्रीब्यूशन इज अ फीचर ऑफ, किस रीडिस्ट्रीब्यूशन कौन से ड्रग्स करते हैं? हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, पुअरली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, डिफॉल्ट प्रिपरेशंस, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स। आप देखो, अगर आपको पता होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप एक मिनट में, एक सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉपर्टी ऑफ द हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग की, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग की प्रॉपर्टी होती है ये। इसमें होता क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ब्लड से टिश्यूज तक ड्रग जाना। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो आपकी क्या होती है, हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स पे एक्यूमुलेट हो जाती है। हाईली परफ्यूज ऑर्गन यानी कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि लंग्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ठीक है, वहां पे आपका ड्रग चला गया। अब वहां पे एक साथ कंसंट्रेशन चली गई ड्रग की, लेकिन क्योंकि वो हाईली लिपिड सॉल्युबल है, हाईली लिपिड सॉल्युबल मतलब वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो वहां पे जाके वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो लेस परफ्यूज जो आपके वो है टिश्यूज हैं, जैसे कि आपके मसल्स हो गए, फैट टिश्यूज हो गए, वहां पे जाने लग जाएगा। तो इसलिए हाईली जो आपके वाइटल ऑर्गन, जो हाईली परफ्यूज ऑर्गन है, वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम, ठीक है। सपोज आपने कोई ड्रग लिया, आपको उसका इफेक्ट चाहिए था ब्रेन पे, ठीक है, ब्रेन पे आपको इफेक्ट चाहिए था, लेकिन वो क्या है, हाईली लिपिड सॉल्युबल है, तो वो क्या करेगा, ब्रेन पे चला तो गया, लेकिन बहुत जल्दी हाईली लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से और बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब जो उसका इफेक्ट आना था 4 घंटे तक, वो सिर्फ हमें देखने को मिला 10 मिनट तक। क्लियर? सो रीडिस्ट्रीब्यूशन का ये भी फैक्टर होता है कि इट डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ ए ड्रग। क्लियर? सो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा, यू कैन नाउ आंसर द क्वेश्चन, इट इज फीचर ऑफ द हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलो इससे पहले एक बार ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का आप देख लीजिए। यहाँ पे हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का होता है ये। इसके अंदर क्या होता है, इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑर्गन्स विद हाई ब्लड फ्लो, दैट इज ब्रेन, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। लेटर लेस वेस्कुलर बट मोर बल्की टिश्यू, जैसे कि मसल्स, फैट। If the site of action of the drug was in one of the highly perfused organs, redistribution result in termination of the drug action। ठीक है, अगर आपकी जो साइट ऑफ एक्शन है ड्रग का वो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन पे, जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, धीरे धीरे वहां से क्या हो जाएगा, ड्रग का एक्शन खत्म हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। जैसे कि कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं आपके, उनका जो एक्शन देखने को मिलता है, जैसे थायोपेंटोन सोडियम, अगर आप देखोगे उसका कुछ मिनट्स का एक्शन होता है, मिनट्स के अंदर वो दिखा देता है, टर्मिनेट हो जाता है उसका एक्शन फ्यू मिनट्स के अंदर, क्यों, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। जबकि उसकी जो हाफ लाइफ है, इट इज सेवरल आवर्स, काफी आवर्स की इसकी हाफ लाइफ है, लेकिन अगर आप देखो उसका एक्शन तो कुछ ही मिनट्स में खत्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज अ हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग एंड इट आल्सो कॉजेस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसका जो ड्यूरेशन है वो काफी कम हो गया। डन? आई होप कि रीडिस्ट्रीब्यूशन आप सबको क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, आप देखो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पहले समझते हैं क्या होता है, ठीक है। सो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, जब भी देखो आपका ड्रग ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन, तो जो हमारे ड्रग्स होते हैं कभी कभी वो क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग शो कर देते हैं, ठीक है। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गए तो फ्री ड्रग तो अवेलेबल ही नहीं होगा, हमें ड्रग ब्लड में थोड़ी ना पहुंचाना, हमें तो टारगेट टिश्यूज तक पहुंचाना है ना ड्रग को, उनका जो एक्शन है वो पर्टिकुलर टिश्यूज के पास है। तो अब क्या होगा, टिश्यूज के पास ड्रग क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया ब्लड कंपार्टमेंट में, वो टिश्यूज के पास नहीं जा रहा जहां उसको एक्शन करना है, समझ रहे? सो हाई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, कम हो गया डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से। सो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, फैसिलिटेट्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, minimizes drug interaction, generally makes the drug long acting. So which is the right option friends? इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? So देखो आप, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे, ठीक है, ड्रग क्या होगा हमारा, सिर्फ ब्लड कंपार्टमेंट में होगा हमारा मैक्सिमम अमाउंट के लिए, मतलब एक्शन शो नहीं करेगा, धीरे धीरे एक क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है फ्री ड्रग एंड बाउंड ड्रग। फ्री ड्रग एंड बाउंड ड्रग के बीच में क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम सेट होता है, यानी कि जितना फ्री होगा उतना ही आपका बाउंड ड्रग होगा। धीरे धीरे जो बाउंड ड्रग है वो रिलीज होगा फ्री ड्रग में, ठीक है। फ्री ड्रग फिर अपना एक्शन शो करेगा, तो उसका जो एक्शन एक साथ आना था वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि ड्रग क्या है, बाउंड है प्रोटीन से, धीरे धीरे रिलीज हो रहा है प्रोटीन से, धीरे धीरे अपने टारगेट टिश्यू के द्वारा एक्शन शो कर रहा है। सो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, ये एक फीचर होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। Which is cytochrome P450 inhibitor? इनमें से कौन सा ड्रग है जो साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है? साइटोक्रोम P450 क्या है, ये मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। These are the metabolizing enzymes which are present in liver, हेपेटोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं ये, और ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं।
तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो इनको ये क्या होते हैं, हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, इनको ड्रग्स इंड्यूस या इनहिबिट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो इसको इनहिबिट करेगा, ठीक है, मतलब द ड्रग विच इज एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब इसको इनहिबिट कर देगा और ये ड्रग को मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन है आपके कीटोकोनाजोल, रिफैम्पिसिन, फिनाइलटोइन एंड आइसोनियाजिन। सो द राइट ऑप्शन फ्रेंड्स इज कीटोकोनाजोल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि कीटोकोनाजोल जो है एंटी फंगल ड्रग इट इज 450 इनहिबिटर। क्लियर? इसका मतलब अगर इस ड्रग के साथ आपने कोई और ड्रग ली तो क्या होगा, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, ज्यादा देर के लिए आपकी बॉडी में इकट्ठा रहेगा, इट कैन कॉज द अदर साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ओके, सो कीटोकोनाजोल इज एन एंजाइम इनहिबिटर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल यहाँ पे मेंशन किया है जो कि है आपका एंजाइम इनहिबिटर्स का अलोंग विद द ट्रिक, ठीक है, ये आपका निमोनिक है और ये आपके ड्रग्स हैं। सो विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन, ये है आपका ट्रिक, ठीक है। विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन, हर किसी वर्ड से आपका एक ड्रग है। विटामिन स्टैंड फॉर वैल्प्रोइड, के स्टैंड फॉर कीटोकोनाजोल, कैन नॉट स्टैंड फॉर सिमेटेरिन, कॉज इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन, enzyme erythromycin, inhibition is isoniazid. You can take the screenshot of this table, it is very important from the examination point of view. किसी ना किसी एक पॉइंट पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which is an enzyme inhibitor. Clear? So here is the next question. Hoffman elimination is. Hoffman elimination is. देखो Hoffman elimination क्या होती है? Hoffman you can stand for non-enzymatic, ठीक है, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसके अंदर कोई एंजाइम्स रिक्वायर नहीं होता, बिना एंजाइम के आपके ड्रग की एलिमिनेशन होती है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इट इज अ मॉलिक्यूलर रीअरेंज, आपका जो ड्रग है वो रीअरेंजमेंट होती है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, जिसकी वजह से जो न्यू जो आपका मेटाबोलाइट बना है आपका, वो आपकी बॉडी से क्या हो जाता है, इजीली एक्सक्रीट आउट, आयनिक फॉर्म में फॉर्म हो जाता है वो बिना किसी एंजाइम के, अपने मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की वजह से, एंड दैट गेट इजीली एलिमिनेटेड फ्रॉम योर बॉडी। So which is the right option friends? Inactivation of drug by metabolizing enzyme. अब देखो enzyme तो it is a non-enzymatic reaction, तो ये तो पहला गलत ही होगा। Unchanged excretion by kidney. Hoffman elimination में क्या होता है, rearrangement, मतलब एक फॉर्म से अलग फॉर्म में कन्वर्जन होता है, तो unchanged तो बात गलत है यहाँ पे। Third option is excretion in feces, no, and the fourth option is inactivation by molecular rearrangement. Yes, ठीक है, molecular rearrangement से जो ड्रग हमारा inactive हो जाता है and get excreted out of your body. Correct? So the your right option is option D, that is inactivation by molecular rearrangement. Clear? So let's move on to the next question. Which of the following is a prodrug? इनमें से कौन सा है जो कि प्रोड्रग है, पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, अब आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। ऑप्शन है आपके नियोस्टिगमिन, एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड एस्मोलॉल। Which of the following is a prodrug? कौन सा प्रोड्रग है? So अब देखो दो एस इनहिबिटर दे रखे हैं, एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, और मैंने आपको एक्सेप्शंस भी समझाए थे कौन से प्रोडक्ट नहीं होते। सो यू कैन नाउ आंसर द ऑप्शन, द आंसर इज एनालप्रिल। करेक्ट? इजी? ओके, जो मैंने टेबल आपको बताया था प्रो ड्रग्स का, यू हैव टू लर्न दैट टेबल। ओके, वो टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एक से आपका एमसीक्यू पक्का एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एसिडिक ड्रग इज मोर आयनाइज्ड एट। एसिडिक ड्रग कौन से पीएच में आयनाइज होंगे, कौन से एरिया में ज्यादा आयनाइज होंगे? एल्केलाइन, एसिडिक पीएच, न्यूट्रल पीएच और नन। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसिडिक ड्रग जो है एब्जॉर्प्शन स्टमक से करते हैं, यानी कि जहाँ पे पीएच आपका एसिडिक होता है, इसका मतलब एसिडिक जगह पे क्या होगा, नॉन आयनाइज्ड। ठीक है, क्योंकि वहीं से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सो एसिडिक ड्रग जो है आयनाइज्ड किस एरिया में होंगे? एसिड प्लस बेस। देखो एक चीज याद रखो, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट क्या होता है? आयनिक होता है ना। आयनिक कब बन रहा है? जब एसिडिक बेस से मैच कर रहा है। ठीक है, एसिड से मैच करेगा नहीं, एसिड वो सॉल्ट बनेगा। तो एसिड प्लस बेस मेक्स सॉल्ट। सॉल्ट यानी कि आयनिक कंपाउंड कोई भी। ठीक है, सो यहाँ पे एसिडिक जब आपका बेस से मिलेगा तो क्या होगा? मोर आयनाइज्ड। किस अब यहाँ पे बेसिक कौन सा ऑप्शन हो गया? विच इज द राइट ऑप्शन? नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज एल्कलाइन, यानी कि एल्कलाइन मीडियम में आपका एसिड ड्रग जो होगा वो क्या हो जाएगा? आयनाइज्ड। देन okay, so now let's move on to the next question. A highly ionized drug is excreted mainly by kidney, can cross placental barrier, is well absorbed from the intestine, accumulates in the cellular lipids. तो देखो highly ionized drug जो होगा, मैंने आपको
एक कंसेप्ट आप देख लो कि जितना ज्यादा ड्रग आयनाइज होगा उतनी ही कम उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन उसकी उतनी ही कम होगी, यानी कि जो मेम्ब्रेन्स के थ्रू मूवमेंट है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो उसका उतना ही कम हो जाएगा। लेस आयनाइज्ड मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन, है कि उतना ही ज्यादा वो क्रॉस कर सकता है मेम्ब्रेन्स को। सो कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर? नो, प्लेसेंटल बैरियर नहीं क्रॉस कर सकता, ठीक है। देखो वैसे ड्रग हमारे प्लेसेंटल बैरियर जो है नॉट अ गुड बैरियर, ठीक है, लेकिन स्टिल जो हमारे जितने ज्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं प्लेसेंटा क्रॉस करने के, जितने ज्यादा आयनाइज होंगे उतने ही लेस हो जाता। ऑप्शन सी की बात करें, इज वेल अब्सॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है, आयनाइज ड्रग, हाईली आयनाइज ड्रग चाहे स्टोमक हो चाहे इंटेस्टाइन हो, वहां से एब्जॉर्प्शन नहीं होता। एक्यूमुलेट्स इन द सेलुलर लिपिड्स, लिपिड्स में तो एक्यूमुलेट हो ही नहीं सकता, लिपिड्स में तो लिपिड से एक्यूमुलेट होंगे। सो आपका ऑप्शन क्या हो गया? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी, ठीक है, किडनी के थ्रू क्या होते हैं आपके जो हमारे आयनाइज ड्रग बनते हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू आयनाइज ड्रग बनते हैं और फिर आपके किडनी के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। डन इन योर यूरिन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Alkaline diuresis is done for the treatment of poisoning by, alkaline diuresis यानी कि आपका जो यूरिन है वो एल्कलाइन किया जाता है। alkaline diuresis is done for the treatment of, आपको कौन सी ड्रग की पॉइजनिंग होगी, मतलब सपोज आपको इनमें से कौन सी ड्रग की पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट के लिए आपकी एल्कलाइन जो है यूरिन जो है वो एल्कलाइन किया जाएगा, यानी कि आपका ड्रग इजीली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो देखो मैंने आपको हमने ऐसा ही कोई क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस किया था जिसके अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पॉइजनिंग के केस में एसिडिक ड्रग की अगर पॉइजनिंग होगी तो बेसिक आपको यूरिन करना पड़ेगा, यानी कि एल्कलाइन करना पड़ेगा, जिससे कि एसिडिक क्या हो जाए, एल्कलाइन यूरिन में आयनाइज हो जाए और वो बॉडी से एक्सक्रीट हो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एक्सक्रीशन कब होता है, एक्सक्रीशन से पहले का स्टेप क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि जो ड्रग है उसको आयनाइज बनाए जिससे कि वो आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाए, ठीक है। तो कोई भी ड्रग अगर आपका पॉइजनिंग हो जाती है तो उसका पर्पज होता है उसको आयनाइज करना कि बॉडी से वो एलिमिनेट हो जाए। तो अब यहाँ पे है एल्कलाइन, एल्कलाइन यानी कि एसिडिक ड्रग हमें ढूंढना है, एसिडिक ड्रग के केस में हम यूरिन को एल्कलाइन करते हैं। तो एसिडिक ड्रग कौन सा होगा? आप देखो यहाँ पे तो सॉल्ट भी नहीं दे रखा, पीछे तो चलो सॉल्ट दे रखा था तो वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कैटायन एनायन की, लेकिन यहाँ पे तो सॉल्ट भी नहीं है, तो यहाँ पे आप कैसे टिक करोगे? यहाँ पे आपको जनरली आपको बताना है, देखो एम्फेटामाइन, मॉर्फिन और एट्रोपिन, ये जो आपके ड्रग्स हैं दे आर ऑल बेसिक इन नेचर, ठीक है। दूसरा आप ये याद रख सकते हो कि जो फेनोबार्बिटोन है, बार्बिटोन यानी कि बार्बिटोन जो बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, बार्बिट्यूरिक एसिड से बनते हैं, उसके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। बार्बिट्यूरिक क्या है? एसिड है। तो जितने भी बार्बिटोन्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, वो किस नेचर के होते हैं? आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी पॉइजनिंग हो गई किसकी, ऑप्शन पता चल गया, राइट? द राइट ऑप्शन इज फेनोबार्बिटोन। डन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। What does low volume of distribution of a drug mean? लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हो? लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम कम, यानी कि आपका जो ड्रग है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंचा, कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टिश्यूज में, ठीक है। मींस लो बायोअवेलेबिलिटी, डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यूज, लो एब्जॉर्प्शन, नॉट मेटाबोलाइज इन द बॉडी, ठीक है। लो बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी से लेना देना नहीं, बायोअवेलेबिलिटी मतलब ब्लड के अंदर ये इफेक्ट तो हमारा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कनेक्ट नहीं। डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यूज, ओके। नेक्स्ट इज लो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ये तो एब्जॉर्प्शन के बाद फर्स्ट स्टेप है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। सो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से आप सोच सकते हो। व्हाट डज द लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग मीन? लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो आपका ड्रग टिश्यू में पहुंचा ही नहीं है, ब्लड कंपार्टमेंट। तो ऑप्शन होगा आपका डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यूज। Clear? So friends, now start with the next question. The question number 26. Which of the following cytochrome P450 isoenzyme is involved in the metabolism of largest number of drugs in human beings and has been implicated in some dangerous drug interactions? So क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा साइटोक्रोम एंजाइम है जो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग का, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग का मेटाबॉलिज्म कॉज करता है। ऑप्शंस हैं आपके CYP3A4, CYP2C9, CYP2E1 और CYP1A2। सो आपका आंसर इसका हो जाएगा CYP3A4 इज द मोस्ट common enzymes which carry about the largest number of drugs metabolism. Clear? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हमारे important cytochrome enzymes मैंने mention किए हैं, जिसके अंदर से जो first important है that is CYP3A4 which carry out the metabolism of around 50% of drug, and the second most important is CYP2D6 which carry about 20% of the drug metabolism. Clear? So now next question is here on your screen, friends. The most commonly occurring conjugation reaction of drugs and their metabolites.
इसमें पूछा गया है कौन सी मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेशन रिएक्शन है। कॉन्जुगेशन रिएक्शन 6 तरह की थी हमारी। कॉन्जुगेशन रिएक्शन का दूसरा नाम है सिंथेटिक रिएक्शन और यू कैन से फेज 2 रिएक्शंस। सो दे आर ऑफ 6 टाइप्स। उन 6 में से सबसे जो कॉमनली है ज़्यादातर जो कि हमारी मोस्ट कॉमन रिएक्शन है दैट इज ग्लूकोरोनिडेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन या फिर ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। सो द राइट ऑप्शन इज ग्लूकोरोनिडेशन रिएक्शन। क्लियर? सो हियर I have mentioned what are conjugation reactions and the type of conjugation reactions. You can take a screenshot. Clear? So now moving on to the next question. Healthy human volunteers are taken in. So यहाँ पे बात की है आपकी क्लिनिकल ट्रायल से। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी ड्रग लॉन्च करते हो, कोई भी ड्रग आपका ड्रग मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हो, तो उसको मार्केट में जाने से पहले पर्टिकुलर डिफरेंट फेजेस होते हैं उसके थेरेपेटिक प्रॉपर्टी चेक करने के लिए कि वेदर जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो थेरेपेटिक वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता नीड्स। सो डिफरेंट फेज आर देयर। तो उसके अंदर से वो फेज कौन सा है जिसके अंदर हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स यानी कि पेशेंट नहीं लिए जाते, हेल्दी ह्यूमन बींग्स लिए जाते हैं। सो वो कौन सा फेज आपका फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है या फेज 4 है। सो आपका राइट आंसर होगा फेज 1 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लियर? यहाँ पे मैंने चारों फेजेस जो है उनको डिफाइन किया हुआ है, तो ये आप एक बार ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन किसी भी फेज से बन सकता है, नॉट नेसेसरीली कि फेज 1 से ही बने। ठीक है, फेज 1 के अंदर आपको ध्यान रखना है हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, कितने होते हैं 20 to 80। फेज 2 के अंदर आप पेशेंट्स यूज करते हो, कितने नंबर 100 to 500 पेशेंट्स। फेज 3 जो होता है उसके अंदर थेरेपी हम इन्वॉल्व करते हैं 500 to 3000 एंड जनरल इट इज डबल ब्लाइंड। फेज 4 आता है आपका पोस्ट मार्केटिंग, जिसके अंदर की आपको साइड इफेक्ट्स के बारे में मेडिसिन के पता चलता है। फिर आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। सो एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से एक्सक्रीट आउट, एलिमिनेट होना किसी भी ड्रग का मटेरियल का। तो यहाँ पे क्योंकि हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है कौन सा ड्रग है जो आपके सलाइवा के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा या एलिमिनेट होगा। सो देखो हमारा जो एक्सक्रीशन होता है वो सिर्फ यूरिन या फीसिस के थ्रू नहीं होता, देयर आर अदर मेजर रूट्स ऑल्सो, अदर साइड्स हैं जहाँ से की होता है, जैसे कि आपके लंग्स हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया, मिल्क हो गया, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हो गया एंड यूरिन एंड फेसेस। ठीक है, सो मेजरली जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू होते हैं, फिर आपके फेसेस के थ्रू होते हैं एंड अदर जो होते हैं कुछ अमाउंट में आपके कुछ ही ड्रग हैं, सम ड्रग जो इन पर्टिकुलर डिफरेंट रूट्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो जो सलाइवा के थ्रू होते हैं दे आर बेसिकली हैवी आयन मेटल जो होते हैं वो आपके सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ऑप्शंस में आपको गिवन है वारफेरिन, एस्पिरिन, टेट्रासाइक्लिन एंड लिथियम। सो आपका जो सही आंसर होगा दैट इज lithium. Clear? So now let's move on to the next question. Question number 30. A newborn baby was born with phocomelia. Which drug was taken by mother during pregnancy? So यहाँ पे एक टर्म दे रखी है phocomelia. ठीक है, एक बेबी था, न्यूबॉर्न बेबी था जिसको देखा गया एक कंडीशन के साथ phocomelia. ठीक है, तो इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि उसकी मदर ने कौन सा ड्रग लिया होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज phocomelia. phocomelia क्या होती है आपकी लिम्स एबनॉर्मैलिटी, लिम्स एबनॉर्मैलिटी। ठीक है, कि जो बेबी के लिम्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं, दे आर अटैच टू द ट्रंक। ठीक है, पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो ये जो कंडीशन होती है बेसिकली कौन से ड्रग के लेने से देखी जाती है, वारफेरिन के, एस्पिरिन के, थैलिडोमाइड के या फिर एल्कोहल से। ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, चांसेस है कि आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका थैलिडोमाइड विच इज एन एंटी कैंसर ड्रग जो आपके कॉज करता है फोकोमेलिया इफ अ प्रेग्नेंट फीमेल इज टेकिंग दिस ड्रग। क्लियर? So now next question, receptor mediated response is not seen in. So इनमें से जो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्स, रिसेप्टर से बाइंड करके हमारे ड्रग्स अपना एक्शन शो करते हैं। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो इस पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करता, मतलब विच डू नॉट रिक्वायर रिसेप्टर्स टू शो इट्स रिस्पॉन्स। सो ऑप्शंस हैं वारफेरिन, एंटीसाइकोटिक्स, एंटासिड्स एंड एल्कोहल। सो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, एंटासिड्स, जो कि आपका क्या शो करेंगे, केमिकल एंटागोनिज्म के थ्रू अपना एक्शन शो करेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ED50 इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। सो ED50 है इफेक्टिव डोज। सो इफेक्टिव डोज, ये ED50 से आप क्या समझते हो, ED50 होती है वो कंसंट्रेशन, वो डोज ऑफ ए ड्रग, द डोज ऑफ ए ड्रग विच कॉजेज द इफेक्ट विच प्रोड्यूसेस इफेक्ट इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। सपोज आपने 100 पेशेंट्स लिए, 100 पेशेंट को आपने वो पर्टिकुलर ड्रग दी, उसके अंदर से सपोज वो ड्रग थी आपके हेडेक को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, ट्रीट करने के लिए। सो 50 पेशेंट्स के अंदर आपका हेडेक ठीक हो गया, जबकि 50 में नहीं हुआ, मतलब 50 में हो गया, कम से कम 50 में होना चाहिए। तो मीन्स उसका जो डोज है ED50, जिस डोज पे उसने वो इफेक्ट शो किया दैट इज ED50। और जो आपकी ED50 किसको बताती है, सेफ्टी को बताती है, टॉक्सिसिटी को बताती है, एफिकेसी को या पोटेंसी को। तो ED50 टेस्ट किस चीज को डिटरमाइन करती है मेजरली, इट डिटरमाइंस द पोटेंसी ऑफ ड्रग। डन। सो ED50 इज द डोज ऑफ ए ड्रग दैट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। Now next question is plasma drug monitoring is done for.
सो प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर आपकी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उसको टाइमली हमें मॉनिटर करना होता है कि वो ज़्यादा ना हो जाए और पर्टिकुलर लेवल के कम ना हो जाए, ठीक है। तो कौन से ड्रग है जिसके लिए हमें ये ज़रूरत पड़ती है? ड्रग विद हाई सेफ्टी मार्जिन, ड्रग विद लो सेफ्टी मार्जिन, ड्रग विद हाई थेरेपेटिक इंडेक्स और नन। सो लेट मी टेल यू, जो ये हमारा प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग है वो हमें ज़रूरत पड़ती है उन ड्रग्स के लिए जिनका जो थेरेपेटिक जो सेफ्टी मार्जिन है वो क्या है, काफ़ी नैरो है, ठीक है। यानी कि उससे हल्का सा ज़्यादा किया तो टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी और उस पर्टिकुलर डोज से हमने थोड़ा कम किया तो इट डू नॉट प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल एक्शन, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्रग विद लो सेफ्टी मार्जिन। सो योर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? So now let's move on the next question friends. Which of the following is phase 1 metabolic reaction? So last में हम डिस्कस कर चुके हैं phase 2 reactions हमारी, ठीक है। phase 2 को जिनको हम कहते हैं synthetic reaction या फिर आप कह सकते हो conjugation reaction, 6 तरह की होती हैं जो भी मैंने डिस्कस किया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपको phase 1 reaction से। So phase 1 reaction हमारी 5 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इनका नाम, दूसरा क्या नाम होता है phase 1 का? functionalization reactions। क्लियर? ये होती हैं हमारी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। तो ऑप्शन है आपके हाइड्रोक्सिलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूकोरिनेडेशन और नन। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिलेशन। डन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए ड्रग बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड कॉज एक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एगोनिस्ट इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे आपको बोला गया, देखो 4 टर्म्स दे रखे हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट एंड न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, ठीक है। जब तक आपको अंतर नहीं पता होगा कि एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है और इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। सो यू शुड नो कि भाई एगोनिस्ट क्या होता है। हमारा एगोनिस्ट होता है, सपोज आपका कोई भी एंडोजीनियस सब्सटेंस है, सपोज एसिटाइलकोलिन ही है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी हो सकता है। सो ऐसे ड्रग जो एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को मिमिक करेंगे, जैसा एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करता है, आपके इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, एक्शन प्रोड्यूस करता है, वैसा ही हमने कोई ड्रग लिया बाहर से, वो भी सेम कर रहा है, तो दैट इज नोन एज एगोनिस्ट हो गया वो इसका, ठीक है। लेकिन एंटागोनिस्ट क्या होगा? एंटागोनिस्ट वो होगा जिस पे ये बाइंड कर रहा था एगोनिस्ट, रिसेप्टर पे आके बाइंड कर दिया, ब्लॉक कर दिया रिसेप्टर को, अभी एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर पाएगा। यानी कि एंटागोनिस्ट जो होता है ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट बट डू नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन इफेक्ट, ठीक है। उसका कोई खुद का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, एंटागोनिस्ट का सिर्फ ब्लॉक करता है एगोनिस्ट को अपना एक्शन शो करने से। इनवर्स एगोनिस्ट होता है जो एगोनिस्ट से उल्टा एक्शन प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर यहाँ पे इनवर्स एगोनिस्ट आ जाता तो जो हमारा ये एसिटाइलकोलिन फंक्शन करता है, इससे उल्टा कुछ एक्शन शो करता है हमारा इनवर्स एगोनिस्ट। क्लियर? सो यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि जब एक ड्रग आपके रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वो ऐसे एक्शन प्रोड्यूस करता है जो एगोनिस्ट से ऑपोजिट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इनवर्स एगोनिस्ट। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ ग्रेप फ्रूट जूस ऑन ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग के मेटाबॉलिज्म पे ग्रेप फ्रूट जूस का क्या इफेक्ट होगा? It will cause enzyme inducer, it is act as an enzyme inducer, enzyme inhibitor, enzyme absorption or inhibits absorption or inhibit tubular secretion। तो इनमें से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा हमारा ग्रेप फ्रूट जूस? तो आंसर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, पीछे हमने एक टेबल डिस्कस किया था ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, ड्रग्स विच इनहिबिट द एंजाइम्स। ठीक है, तो उसके अंदर एक चीज हमारी रह गई थी, क्या रह गई थी? ग्रेप फ्रूट जूस। ग्रेप फ्रूट जूस ये क्या करता है? ये एंजाइम्स को क्या करता है? आपके सिप एंजाइम जो है उनको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फिर इसके अंदर? एंजाइम इनहिबिटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम अनडिजायरेबल बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स ऑफ ए ड्रग विच आर नोन एज। जब भी आप कोई ड्रग लेते हो तो कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो उसके आपको डिजायरेबल नहीं थे, ना ही आपको चाहिए थे वो इफेक्ट, और उनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन इफेक्ट्स को क्या बोलोगे? टॉक्सिक इफेक्ट्स बोलोगे, साइड इफेक्ट्स बोलोगे, इडियोसिंक्रेसी या फिर इंटॉलरेंस बोलोगे। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी साइड इफेक्ट्स। ठीक है, आप टॉक्सिक इफेक्ट्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट्स होता है जब आप ड्रग की डोज को ज्यादा ले लेते हो। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में डोज लेने से टॉक्सिक इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट्स आपकी सेम थेरेपेटिक डोज लेने पे जो हमें अदर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, अनअवॉइडेबल, अनडिजायरेबल, उनको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट्स। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव मैक्सिमम ओरल बायो अवेलेबिलिटी। सो इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी? ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? द परसेंटेज ऑफ अ ड्रग दैट रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर? सो
ड्रग विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, नो, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिनका होगा तो लीवर से मेटाबोलाइज हो जाएंगे ब्लड में जाने से पहले, सो ये तो काउंट हो गया। नेक्स्ट इज हाईली हाइड्रोफिलिक ड्रग, हाईली हाइड्रोफिलिक यानी कि हाईली आयनिक ड्रग बोल सकते हो, है ना। तो आयनिक ड्रग क्या आपके मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर पाएंगे इजिली, ब्लड में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे इजिली, ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी इनकी नहीं होगी, ये भी आउट है। लार्जली हाइड्रोफोबिक, लार्जली हाइड्रोफोबिक दूसरी टर्म्स में हाइड्रोफोबिक को आप लाइपोफिलिक भी कह सकते हो, यानी कि लिपिड लविंग, ठीक है। तो लिपिड लविंग जो होगा वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकता है, इजिली आपके ब्लड में जा सकता है। लास्ट इज केमिकली अनस्टेबल ड्रग्स, केमिकली अनस्टेबल जो केमिकल ही मतलब अनस्टेबल है, तो हाउ इट कैन रीच टू द सिस्टम सर्कुलेशन, वहाँ पे हो सकता है वो किसी अदर फॉर्म में हो जाए जो चाहिए ही नहीं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा द ऑप्शन इज लार्जली हाइड्रोफिलिक, सॉरी लार्जली हाइड्रोफोबिक। क्लियर, लार्जली हाइड्रोफोबिक ड्रग जो होंगे विद दे विल शो द मैक्सिमम ओरल बायो अवेलेबिलिटी। क्लियर, yes, the next question is intradermal drug sensitivity test can detect the presence of following type of hypersensitivity. So जब भी देखो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आप देखोगे तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको देने से पहले ना इंट्राडर्मल टेस्टिंग की जाती है कि कहीं वो एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं कॉज कर रहे, किसी पेशेंट को एलर्जी तो नहीं हो रही पर्टिकुलर ड्रग को लेने से। तो ये मेनली जो टेस्टिंग है वो एंटीबायोटिक्स के केस में काफ़ी कॉमन है, एंटीबायोटिक्स देने से पहले मोस्टली परफॉर्म किया जाता है इंट्राडर्मल टेस्ट। सो इसके अंदर कौन सी तरह की, अब देखो हमारी ना डिफरेंट 3 to 4 टाइप्स की हमारी रिएक्शंस होती हैं, सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसके अंदर से फर्स्ट जो है दैट इज एनाफाइलेक्टिक, टाइप सेकंड है साइटोलिटिक एंड टाइप 3 है रिटार्डेड। सो जो इंट्राडर्मल टेस्टिंग की जाती है ये किस के लिए की जाती है, टू डिटरमाइन द टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रेनालिन इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक यानी कि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है, यानी कि जो बहुत सीवियर होती है, ये बहुत सीवियर एलर्जी कंडीशन हो जाती है, तो लाइफ थ्रेटनिंग होती है बेसिकली। तो इसके अंदर आप लाइफ सेविंग ड्रग दोगे जिसको हम बोलते हैं एड्रेनालिन। तो इसमें पूछा गया हम कौन से रूट से देंगे, तो एड्रेनालिन जो है वो IM रूट से दिया जाता है या फिर सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर हम कौन से रूट से देंगे, इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे, इंट्रावीनस रूट से देंगे, इंट्राकार्डिक या फिर सबक्यूटेनियस। सो इस केस में हम देंगे अपने एड्रेनालिन को बाय इंट्रामस्कुलर रूट, IM रूट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लेसिबो। अब देखो प्लेसिबो क्या होती है, प्लेसिबो कुछ नहीं होती है, खाली मेडिकेशन होती है, एक शुगर पिल होती है बेसिकली, जिसके अंदर आपका API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता, ठीक है। सिर्फ एक क्या होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता उसके अंदर, पेशेंट को दी जाती है और देखते हैं कि वो मतलब ट्रीट कर पा रहा है पेशेंट को, बेसिकली नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब आप बोलोगे API नहीं है तो ट्रीट कैसे करेगा। सो कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को एक आदत पड़ जाती है मेडिसिन लेने की कि मैं लूंगा तो ठीक होगा और नहीं लूंगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में उनको ये देखने के लिए कि वेदर दे आर रिस्पॉन्डिंग टू प्लेसिबो और नॉट, तो उनको क्या किया जाता है, उनके मेडिकेशन जो उनका टैबलेट होती है उसको रिप्लेस किया जाता है विद द प्लेसिबो, ठीक है। और देखा जाता है कि क्या रिस्पॉन्स बेटर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सो प्लेसिबो का क्या ऑप्शन होगा इसमें से बेटर, डमी मेडिकेशन, इनर्ट मटेरियल एडेड टू मेक टैबलेट्स, डू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट्स, ऑल पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू प्लेसिबो। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इट इज अ डमी मेडिकेशन। क्लियर, एक मेडिकेशन जैसा दिखती है लेकिन इट इज अ डमी मेडिकेशन, API इसके अंदर नहीं होता। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। सो पैरासीटामोल मोस्ट कॉमन ड्रग है, सबके घर में मिल जाएगी। तो जब भी आप पैरासीटामोल लेते हो इसका एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब वैसे तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इस पैरासीटामोल टैबलेट का जो लेबल होता है उसके ऊपर भी वार्निंग लिखी होती है कि एक्सेस अनटेक ऑफ द पैरासीटामोल कैन लीड्स टू लीवर डैमेज, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, आपको लीवर डैमेज हो सकता है। सो लीवर के लिए टर्म होती है हेपेटो, सो द इट कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन A। क्लियर, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रिसेप्टर दैट इज लोकेटेड इंट्रासेल्युलरली। इनमें से कौन सा रिसेप्टर है जो सेल के अंदर लोकेटेड होता है, ऑप्योइड रिसेप्टर, स्टीरॉयड रिसेप्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ जो रिसेप्टर्स हैं हमारे सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेट होते हैं, मतलब आउटसाइड द सेल, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो अपना एक्शन सेल के अंदर उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे बाइंड करके शो करते हैं। तो वो कौन से ड्रग होते हैं, मेनली द स्टीरॉयड ड्रग जो होते हैं, स्टीरॉयड ड्रग्स जो होते हैं वो अपना एक्शन शो करते हैं बाय बाइंडिंग टू द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टीरॉयड रिसेप्टर्स। क्लियर, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। G कपल प्रोटीन रिसेप्टर, जो हमने रिसेप्टर का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर, ठीक है। तो उनमें से एक रिसेप्टर है आपका मोस्ट कॉमन रिसेप्टर दैट इज G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो यहाँ पे पूछा गया इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि G कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं। फर्स्ट इज मस्केरेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर,
Second is nicotinic cholinergic receptor, C is glucocorticoid receptor and D is insulin receptor. So यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा आपका मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो दे आर जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर. निकोटिनिक जो होते हैं दे आर आयन चैनल रिसेप्टर्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या होते हैं आपके स्टीरॉइड जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर. और इंसुलिन है जो वो क्या है आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर हैज इंट्रिंसिक आयन चैनल. इंट्रिंसिक आयन चैनल मतलब कोई रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर के अंदर क्या है एक आयन चैनल उसने एनक्लोज किया हुआ है, ठीक. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स और गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स. सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर. देखो जो गाबा रिसेप्टर है वो हमारा सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, ठीक है, इन कैटेगरी को जब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली उसके अंदर बेंजोडाइजेपिन्स आता है, बार्बिट्यूरेट्स आता है, वो जो अपना एक्शन शो करते हैं बाय बाइंडिंग टू द गाबा रिसेप्टर. और अगर आपको ध्यान हो तो गाबा रिसेप्टर के अंदर एक आयन चैनल होता था, दैट इज क्लोराइड आयन चैनल, ठीक है. सो देयरफॉर इट इज द रिसेप्टर व्हिच हैज इंट्रिंसिक आयन चैनल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46. फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट. सो फार्माकोकाइनेटिक जो होता है उसके अंदर ये सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं एक्सेप्ट वन. सो द ऑप्शंस आर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्स इफेक्ट्स एंड एक्सक्रीशन. सो इफ यू रिमेंबर फार्माकोकाइनेटिक्स इज ADME. A stand for absorption, D stand for distribution, M for metabolism and E for excretion. So ये तीनों टर्म्स तो हैं, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं है. मेटाबॉलिज्म की जगह क्या है एडवर्स इफेक्ट्स. सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा एडवर्स इफेक्ट्स. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन फार्माकोकाइनेटिक्स. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिडिक ड्रग्स बाइंड टू. एसिडिक ड्रग जो है वो किससे बाइंड करेंगे, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंड लिपिड से. ये सिमिलर क्वेश्चन मतलब इसके जैसा एक क्वेश्चन था जो पीछे भी पूछा जा चुका था कि आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से रिलेटेड. सो एसिडिक ड्रग मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, A फॉर एसिडिक एंड A फॉर एल्ब्यूमिन, ठीक है. सो एसिडिक ड्रग जो है वो बाइंड करेंगे एल्ब्यूमिन से एंड जो आपके बेसिक ड्रग है वो बाइंडिंग शो करेंगे अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से. सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए. क्लियर. So next question is when the action of one drug is facilitated by the other drug, the phenomena is called. जब सपोज आपने 2 ड्रग लिए हैं तो आपने एक जो ड्रग लिया दूसरे को लेने से उसके साथ उसका जो एक्शन था वो बढ़ गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म तो नहीं बोलेंगे, तो ऑपोजिट होता है, मतलब ब्लॉकेज होता है एक तरह से. सिनर्जिज्म, टॉलरेंस या टैकीफाइलेक्सिस, ठीक है. सो टॉलरेंस भी नहीं है कि टॉलरेंस हो जाए अगर आपने 2 ड्रग एक साथ लिए, नहीं. टॉलरेंस होता है जब आप ड्रग को कंटिन्यूसली काफी लंबे टाइम तक ले रहे हो उसकी डोज, तो वो होता है आपका टॉलरेंस. टैकीफाइलेक्सिस इज अ वेरी रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बेसिकली टॉलरेंस. तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन आपका क्या होगा सिनर्जिज्म, ठीक है. सिनर्जिज्म इज व्हेन यू टेक द 2 ड्रग्स साइमल्टेनियसली एंड उनमें से जो एक्शन है एक ड्रग का वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 49 इन द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. टैकीफाइलेक्सिस रेफर्स टू. टैकीफाइलेक्सिस से आप क्या समझते हो. रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीजेज रैपिडली आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, की जैसे ही आपने ड्रग एडमिनिस्टर किया रिस्पॉन्सिव जो आपका रिस्पॉन्स था वो बढ़ गया. सेकेंड ऑप्शन है रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज रैपिडली आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, की ड्रग लेने के बाद आपकी जो रिस्पॉन्स था ड्रग से वो क्या हो गया कम हो गया. बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ द अबव. सो टैकीफाइलेक्सिस जो है आपका उसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज रैपिडली आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे नहीं, इट इज अ रैपिड रिस्पॉन्स, ठीक है. जैसे ही आप ड्रग को इंक्रीज करते हो, ड्रग को इनटेक करते हो, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि क्या हो गया उस पर्टिकुलर डोज के लिए टॉलरेंस आ गया है ना, उसको क्या चाहिए डोज इंक्रीज करनी है. सो टैकीफाइलेक्सिस इज डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर. सो द लास्ट क्वेश्चन इज टेरेटोजेनिसिटी रेफर्स टू. टेरेटोजेनिसिटी पीछे भी हमने अभी डिस्कस किया था. व्हाट इज टेरेटोजेनिसिटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज द डिफेक्ट और द एबनॉर्मैलिटी इन द फीटस. सो ऑप्शन में है आपके एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट इन आईज, एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट इन ईयर्स, एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट इन बोन्स और एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट इन फीटर. सो आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हो. आई एम लीविंग दिस टू यू. सो यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस फ्रेंड्स. सो हियर इज द एंड ऑफ अवर टुडे सेशन. तो मैं बता देती हूँ आपको आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट इन फीटर. सो फ्रेंड्स our 50 MCQs are completed of general pharmacology. ओके, सो ये था हमारा सेशन फार्माकोलॉजी का आज का. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन and we'll meet in our next session. Till then, take care. Have a good day.